तो हम लोग देखो पावर क्यूरी यूज़ कर रहे थे। अब जो पावर क्यूरी में हमने लास्ट लेसन देखा था हमारा क्या था, वो डेटा क्लीनिंग था, बराबर। हमने डेटा क्लीनिंग करना सीखा, जिसमें हम लोग ट्रिम करना, क्लीन करना, ऐड कॉलम, रिमूव कॉलम, रिप्लेसमेंट करना, ध्यान है ना आपको ये। उसके बाद कस्टम कॉलम्स ऐड करना, ये सारी चीज़ें, कॉलम्स विथ एम क्यूरी, कॉलम्स विथ एम क्यूरी, जो कंडीशनल कॉलम हम लोग ऐड किए थे इफ वाला। तो वहाँ जो कोड लिखते हैं ना हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, एम क्यूरी एडिटर या एम क्यूरी कोड्स कहते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा सीखा था उस दिन डेटा क्लीनिंग का। आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लर्न करेंगे डेटा मर्जिंग, और इसको हम लोग और बोल सकते हैं एसक्यूएल में ज्वाइन क्यूरी करना। देखो एक्सेल में ज्वाइन, एक्सेल कह रहा हूँ, एसक्यूएल में जो ज्वाइन क्यूरी का काम होता है वही काम हम किस में कर सकते हैं, डेटा मर्जिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग फीचर, एक होता है डेटा अपेंड करना और दूसरा होता है डेटा मर्ज करना। तो मर्ज इज एक्चुअली ज्वाइन क्यूरी। अभी आप लोग एसक्यूएल में पढ़ोगे, एक लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन होता है और आउटर ज्वाइन होता है। जो ज़्यादा पावरफुल है वो क्या है, इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन कब यूज़ करते हैं, जब क्या चाहते हो, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टेबल, और ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स कहते हैं हम लोग इसको, ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टेबल। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप दो तरह के टेबल्स हैं उन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो बाय यूजिंग कॉमन फील्ड्स। कॉमन फील्ड्स में एक क्या होती है, एक प्राइमरी की होती है और दूसरी क्या होती है, फॉरेन की होती है। पढ़ा आपने इतना? अगर नहीं ध्यान होगा तो अपन इसको एसक्यूएल में वापस करेंगे। तो प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। तो इनर ज्वाइन कब यूज होता है, जब आप क्या चाहते हो कि ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड टेबल शुड बी इन द रिजल्टेड क्वेरी। ठीक है, तो हम उसी का यूज़ यहाँ ज़्यादा करने वाले हैं, इनर ज्वाइन का। लेकिन कभी कभी ओकेजनल आप लेफ्ट राइट और आउटर का यूज़ भी कर सकते हो। तो आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा लर्न करेंगे। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा सा सीखेंगे ग्रुप बाय। बहुत स्ट्रांग फीचर है ये, डेटा को समराइज करना। उसके लिए जो काम हम लोग पिवट टेबल में करते हैं एक्सेल के अंदर, वो थोड़ा और एफिशिएंटली और आसानी के साथ किस में कर सकते हैं, ग्रुप बाय का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैंने एक्सेल स्टार्ट कर लिया। एक्सेल स्टार्ट करके हमको जाना है डेटा टैब में, और मैंने यहाँ से क्या किया, CSV फाइल्स इंपोर्ट करना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, CSV फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर ही है डेटा मॉडलिंग का। तो डेटा मॉडलिंग में आप ई कॉम वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लो, इसमें थोड़ा रियल डेटा है। और दूसरा ई कॉमर्स भी है लेकिन इसमें डमी डेटा ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने ई कॉम वाला डेटा लिया। अब यहाँ पे चार अलग अलग टेबल्स हैं। देखो आगे हम पढ़ेंगे कि एक होता है आपका फैक्ट टेबल और दूसरा क्या होता है आपका डेटा टेबल। फैक्ट टेबल मतलब कौन से टेबल, जिसमें आप समझ लीजिए लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो विच आर रिलेटेड टू डेटा। और यहाँ क्या होती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है किस टेबल के अंदर, डेटा टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल लिमिटेड टेबल में क्या होगा, ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के नाम होंगे, प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी, जैसे अभी हम लोग देखेंगे। और डेटा टेबल के अंदर क्या होगा, ऑर्डर्स की डिटेल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2000 ऑर्डर्स है, लेकिन वो 2000 ऑर्डर्स कितने, 50 प्रोडक्ट्स के। तो ये जो है ना, ये लिमिटेड डेटा, वो फैक्ट टेबल में सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल होगी। लेकिन ऑर्डर्स टेबल में क्या होगा, प्रोडक्ट की भी डिटेल होगी, कस्टमर की भी डिटेल होगी, फिर पेमेंट मेथड की भी डिटेल होगी, यानी सारी चीज़ें आ गई। तो ये डेटा टेबल एक्चुअल में क्या होता है, डिटेल टेबल होता है। और फैक्ट टेबल क्या होता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वाला टेबल होता है। तो हमेशा क्या करना, जब भी आप पावर क्यूरी में मर्जिंग करें तो आप क्या यूज़ करो, पहले डिटेल टेबल को यूज़ करो। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, डिटेल टेबल का मतलब क्या। तो मैंने ऑर्डर्स टेबल को यहाँ इंपोर्ट कर लिया। ठीक हो गया। जब आप इसको इंपोर्ट करोगे तो यहाँ देख के तो हमको लग रहा है कि डेटा ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करने से हम आ गए कहाँ पे, पावर क्यूरी एडिटर के अंदर। इस डेटा को एक बार ऑब्जर्व कर लो, कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश है क्या। हाँ, इसमें हम एक काम कर सकते हैं। देखो एक है डिलीवरी डेट और दूसरा कॉलम क्या है,
ऑर्डर डेट। मैं क्या चाहता हूँ कि ठीक है, प्रोडक्ट जो है 8 मई को निकला और 18 मई को पहुँच गया डेस्टिनेशन पे, तो टाइम कितना लगा डिलीवरी डेट और ऑर्डर डेट के बीच में, टाइम कितना लगा, मतलब हम चाहते हैं कि डिलीवरी पीरियड क्या हो या कितने डेज लगे ऑर्डर डिलीवर होने में। वो फाइंड करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, आप इसको पहले डिलीवरी डेट कॉलम को सिलेक्ट करो, फिर ऑर्डर डेट कॉलम को सिलेक्ट करो और आप क्या करो, यहाँ जाओ ऐड कॉलम में, डेट ऑप्शन में, ठीक है, और यहाँ एक ऑप्शन है देखो सब्ट्रैक्ट डेज, दिख रहा है आपको। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, क्या बोल रहा है, क्रिएट अ न्यू कॉलम दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द वैल्यूज इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्टेड कॉलम्स। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे, आपको एक नया टेबल मिल गया, देखो नया कॉलम मिल गया, उस कॉलम का नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन, और ये नंबर ऑफ डेज दिखा रहा है। समझ रहे हैं आपको। तो मैं इसको राइट क्लिक करके क्या कर लेता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से, और रीनेम करके मैं क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी पीरियड। समझ आ रहा है आपको ये? तो एक नया कॉलम हमारे पास हो गया, कौन से टेबल में किया मैंने, ऑर्डर्स टेबल में। और अभी इसमें हम लोग कुछ और चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। इसको ड्रैग करके मैं ले लिया कहाँ पर, डिलीवरी डेट के बाद में। समझ आया आपको ये? ठीक हो गया। अब हमने एक टेबल तो कर लिया है ऑर्डर्स वाला, दूसरा टेबल इसमें ऐड करना है। यहीं राइट क्लिक करो, ब्लैंक स्पेस पे देखो न्यू क्यूरी में न्यू फाइल ऑप्शन आया, फिर से टेक्स्ट सीएसवी में चले जाओ। तो ये देखो इस टेबल को ऑब्जर्व करो, इसके अंदर क्या है, नोट करो। ऑर्डर्स का टेबल है तो ऑर्डर आईडी है, फिर कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए गए उनका आईडी है, किन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया उनका आईडी है, और इनको सप्लाई करने वाले मर्चेंट्स कौन है उनका आईडी। आप समझिए यहाँ क्या है, पूरे ऑर्डर्स की डिटेल है, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स इसकी क्या है, मिनिमम डिटेल्स। जैसे ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर आईडी, सॉरी, प्रोडक्ट्स के टेबल में प्रोडक्ट की डिटेल है, तो वो कनेक्ट होगा प्रोडक्ट आईडी से। कस्टमर के टेबल में क्या है, कस्टमर की डिटेल है, वो कनेक्ट होगा इससे। कैसे होगा, हम वही सीखने वाले मर्ज का यूज़ करके। तो मैं अब क्या करूँगा, देखो ऑर्डर के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट वाले टेबल को यहाँ इंपोर्ट करूँगा और इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो मैं राइट क्लिक किया, न्यू फाइल में गया, टेक्स्ट सीएसवी, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट्स। देखिए इंपोर्ट करते हैं तो नोट कीजिए प्रोडक्ट्स कॉलम में कितने रोज दिख रहे हैं आपको। आपको देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का आईडी है, किस मर्चेंट ने वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगाया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, प्राइस क्या है। ठीक है, ये प्राइस और प्रोडक्ट का नाम और कैटेगरी कहाँ नहीं था, ऑर्डर टेबल में नहीं था, ये किस में है, सिर्फ प्रोडक्ट्स टेबल में। अभी हम इसको ओके कर लिए, ये टेबल यहाँ पर आ गया मेरा, देखो ये प्रोडक्ट्स वाला। अब हमको क्या करना है, नोट कीजिए, प्रोडक्ट्स डिटेल में कितने 30 प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्डर्स में कितने हैं, 200 के करीब ऑर्डर्स हैं, राइट। ठीक है, मतलब यही 30 प्रोडक्ट्स क्या है, इन ऑर्डर्स में कनेक्ट किए हुए। तो हमको क्या करना है, हमको इस तरह से करना है कि एक जॉइन क्यूरी बनाना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मर्ज करना है। उसको कैसा मर्ज करना है कि ऑर्डर्स टेबल है यहाँ, और यहाँ मेरा क्या है, प्रोडक्ट्स टेबल। तो अब इधर ऑर्डर्स टेबल में क्या है, प्रोडक्ट आईडी नाम का कॉलम है, और वही कॉलम किस में है, प्रोडक्ट्स टेबल में भी। तो इन दोनों कीज का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इन दोनों को टेबल्स को क्या करूँगा, मर्ज करूँगा। मर्ज करने से क्या होगा, जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट आईडी आ रहा है ऑर्डर्स में, तो प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट नेम यहाँ मर्ज हो जाएगा, उसकी प्राइस यहाँ से मर्ज हो जाएगी। समझ आ रहा है, ये हम लोग करने वाले हैं जॉइन क्यूरी से। अच्छा, सीक्वेंस आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो प्रोडक्ट्स को पहले रखो, ऑर्डर्स को बाद में रखो, लेकिन आम तौर से क्या होता है, जो डिटेल टेबल होता है, डेटा टेबल होता है, वो पहले रखा जाता है, और फैक्ट्स टेबल को क्या करते हैं, बाजू में रखते हैं आफ्टर दैट। तो मैंने यहाँ रखा सीक्वेंस। अब देखो क्यूरी कैसे बनाओगे आप, तो यहीं राइट क्लिक करेंगे आप, न्यू क्वेरी में ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ देखो कंबाइन ऑप्शन आता है। कंबाइन में ऑप्शन क्या दिख रहा है, मर्ज क्यूरी, दिखाई दे रहा है आपको। तो आप जब यहाँ मर्ज क्यूरी में जाओगे, मर्ज क्यूरी एज न्यू, मतलब इन दोनों को मर्ज करके एक नई क्यूरी बना के देगा। तो राइट क्लिक किया मैंने, न्यू किया, और कंबाइन में जाके क्या किया, मर्ज क्यूरीज एज न्यू। जब आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपके पास क्या आ गया, मर्ज करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है कि अभी फ़िलहाल आपके पास कोई टेबल नहीं, आपको यहाँ दो टेबल्स को मर्ज करना है। तो फर्स्ट टेबल आपका क्या हो गया, ऑर्डर्स का टेबल,
सेकंड टेबल क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट्स का टेबल। ठीक हो गया। ऑर्डर्स के टेबल में प्रोडक्ट आईडी का कॉलम है और प्रोडक्ट्स के टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी का कॉलम। देखो इनके बेस पे हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ देखो कौन से टाइप का ज्वाइन करना है आपको, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। हम सिर्फ क्या अप्लाई करेंगे, इनर ज्वाइन ओनली मैचिंग रोज, ओनली मैचिंग रोज, मतलब जिन प्रोडक्ट्स की डिटेल इस ऑर्डर्स टेबल में है सिर्फ वही टेबल वही डिटेल्स आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिटेल ऑर्डर में नहीं है, तो फिर उसको मर्ज करके मतलब ही नहीं आता। हमको क्या चाहिए, वही ऑर्डर चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स की डिटेल प्रोडक्ट्स में मौजूद है और वही प्रोडक्ट्स इधर से ऑर्डर किए गए। समझ आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया है, इनर ओनली मैचिंग रोज। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, सिलेक्शन मैचेस 200 ऑफ 200 रोज, मतलब क्या, वो जो 200 ऑर्डर्स हैं उन्होंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज किया पूरा पूरा। समझ आ रहा है, कोई मिसिंग डेटा नहीं होगा। अभी आप देखिए क्या होता है, मैंने जस्ट इसको ओके किया। यहाँ नोट करो ये 200 ऑर्डर में कितने प्रोडक्ट्स मर्ज हो रहे हैं, 30 प्रोडक्ट्स। अब ओके करोगे आप, नोट करो क्या होगा, जहां पर ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी 28 है ना, तो वो 28 नंबर के आईडी के सामने उसका प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी, उसकी प्राइस इधर मर्ज कर सकते हैं हम लोग। कैसे मर्ज करेंगे, देखिए मैंने ओके किया यहाँ पे। ओके करते ही क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स आ गया मेरे पास, मर्ज वन लिखा आ रहा है। नोट कीजिए क्या हुआ, ये हमारा ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये सब तो उसमें से ही आ गया ऑर्डर्स में से, लेकिन लास्ट में देखोगे आपको प्रोडक्ट्स का टेबल मर्ज किया इसने। ठीक है, पूरा टेबल आ गया, लेकिन मुझको उसमें क्या डिटेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ एक्सपांड करूंगा इधर से। देख रहे हैं आपको, जब आप ये एक्सपांड करोगे तो पूछ रहा है आपको क्या क्या कॉलम्स यहाँ मर्ज करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट ऑल रिमूव कर लिया। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का नाम मर्ज कर लूँ, उसकी कैटेगरी मर्ज कर लूँ और प्राइस, आईडी तो इसमें ऑलरेडी है ना प्रोडक्ट का, उसी के बेस पे तो मर्ज किया। नीचे एक चेकबॉक्स लगा है, देखो यूज ओरिजिनल कॉलम नेम्स एज प्रीफिक्स। क्या मतलब, ऐसा करेगा कि जब नई क्यूरी जनरेट करेगा तो अब प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है ना, तो क्या लिखा आएगा, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी, प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस। कब, जब ये टिक लगा रहेगा। ये टिक मार्क रिमूव कर देंगे तो सिर्फ क्या आएगा, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड प्राइस आएगा। मतलब डिटेल नेम नहीं आते हुए क्या होगा, सिर्फ कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। आप देखिए जस्ट ओके करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट कीजिए, क्या हो गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया यहाँ, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई, प्राइस आ गई। तो वो कैसे मर्ज किया उसने, बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी को किस में तलाश किया, प्रोडक्ट टेबल में, और उसके सामने से क्या डिटेल लेकर आ गया, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी और प्राइस। समझ आ रहा है क्या, ये समझा आपको ये। मैं इस क्यूरी को नाम दे देता हूँ, किसको मैंने मिक्स किया, ऑर्डर्स को मिक्स किया मैंने प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक हो गया। मैं एक वक्त में 2 ही टेबल को यहाँ मर्ज कर सकता हूँ पावर क्यूरी एडिटर में। ठीक है, पावर क्यूरी एडिटर में एट अ टाइम आप 2 टेबल को मर्ज कर, लेकिन अगर तीसरा करना है अगर आपको, तो ये जो मर्ज किया हुआ रिजल्ट है इसके अंदर आप तीसरा मर्ज कर सकते हो। जैसे क्या, मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है ये मेरे पास प्रोडक्ट्स तो मर्ज हो गए, अब मैं चाहता हूँ कस्टमर की डिटेल भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके न्यू, वापस से पहले तो टेबल को यहाँ लेकर आऊँगा, टेक्स्ट सीएसवी मैंने क्या कर दिया, अभी कस्टमर्स का टेबल यहाँ इंपोर्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब ये कस्टमर्स की डिटेल आ रही है मेरे पास, मैंने इसको ओके कर लिया। देखो कस्टमर के नेम में क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, सिटी है, मोबाइल नंबर है। ठीक हो गया, मैंने ओके कर लिया। अब हो सकता है ना कस्टमर रिपीटेड हो सकते हैं, देखो जैसे कितने कस्टमर हैं, 50 कस्टमर्स हैं जिन्होंने रिपीटेडली ऑर्डर किए। किसी कस्टमर ने 10 बार ऑर्डर किए होंगे, किसी ने 3 ऑर्डर किए होंगे, किसी का एक ही ऑर्डर होगा। समझ आ रहा है कि हो सकता है कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं भी किया होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये वाली जो लास्ट वाली क्यूरी थी हमारी मर्ज क्यूरी, उसमें कस्टमर्स को मर्ज करना है मेरे। तो मैं वापस जाऊँगा न्यू, और यहाँ से कंबाइन में क्या ऑप्शन लूँगा, मर्ज क्यूरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेबल की बजाय जो लास्ट वाली क्यूरी थी, कौन सी थी, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स, उसको ज्वाइन करूँगा किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। राइट हो गया, तो यहाँ कस्टमर आईडी विथ कस्टमर आईडी आप मर्ज करें। ठीक हो गया, और यहाँ से आप अप्लाई, जी ये आपको मैपिंग करना पड़ेगी कॉमन फील्ड्स, हाँ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पर आपने मर्ज किया तो क्या हो जाएगा, कस्टमर की डिटेल हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स में मर्ज करेंगे। वापस हमें ओके कर दिया।
आप नोट करते हैं यहाँ जो मर्ज किया उसने, तो फिर से देखो एक कस्टमर्स का टेबल ऐड कर लिया। मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ, मैं यहाँ से सब नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कस्टमर का सिटी आ जाए, कि मुझको ये ट्रेंड पता करना है कौन से सिटी से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? अगर ये टिक लगाओगे तो क्या आ जाएगा वहाँ, कस्टमर्स डॉट सिटी आ जाएगा। हाँ, अब अगर आपके पास दो सिटी के कॉलम्स आ रहे हैं, जैसे का सप्लायर का भी सिटी है, तो फिर आप ये चेकबॉक्स लगा के रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ आ रहा है कि नहीं? मर्चेंट्स का भी सिटी का कॉलम रहता अगर, तो मैं ये टिक लगा के रख ला, लेकिन मेरे को पता है कि मर्चेंट्स का सिटी का कॉलम नहीं है मेरे पास, तो मैंने नहीं रखा, ये रिमूव कर लिया मैंने, ओके कर लिया, तो अभी ये सिटी का कॉलम आ गया मेरे पास। तो ये मेरी सेकंड मर्ज क्यूरी बन गई। मैं इसमें क्या मर्ज किया मैंने, ऑर्डर्स विथ प्रोडक्ट्स, और उसके साथ मैंने क्या कर दिया, कस्टमर्स को मर्ज कर दिया। समझ आ रहा है आपको? लास्ट में एक और कर लेंगे हम लोग, न्यू किया मैंने, न्यू में जाके मैं वापस फाइल में जाके अब यहाँ मैंने क्या कर लिया, मर्चेंट्स को ले लिया। ठीक हो गया? जब आप ये मर्चेंट्स को इंपोर्ट कर लें तो यहाँ कुछ लिमिटेड मर्चेंट्स है, देखो इन्हीं लोगों ने सेल्स किया हुआ है और यहाँ उनकी रेटिंग भी दी हुई है, मर्चेंट के नाम है, रेटिंग है। आप क्या कर लो, इधर जाके ओके कर लो, ये आ गया आपके पास। अब इसको मर्ज करना है मुझको किसके साथ, ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स के साथ। राइट क्लिक न्यू, और यहाँ जाओगे आप मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी में आप फिर से क्या कर लो, आपका पहला ऑर्डर्स प्रोडक्ट कस्टमर, और उसको मर्ज कर लिया आपने मर्चेंट्स के साथ। तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे मर्चेंट आईडी विथ मर्चेंट आईडी एंड अप्लाई इट इनर जॉइन, ओनली मैचिंग रोज चाहिए आपको। ओके कर लिया आपने, तो क्या कर देगा ये, मर्चेंट्स का टेबल यहाँ मर्ज करेगा। मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑल करके क्या करता हूँ, मर्चेंट नेम और उसकी रेटिंग, मेरे को इन दोनों चीज़ों से नंबर मतलब, समझ आ रहा है? तो ये हो गया, मैंने यहाँ से ओके कर लिया, मेरे पास आ गया मर्चेंट का डेटा। ये क्लियर है क्या आपको? अब इसके अंदर हम एक काम और करना चाहते हैं कि ठीक है, मैंने एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था डिलीवरी पीरियड का। अब नोट कीजिए क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पर प्राइस का कॉलम है, ठीक है, ये कहाँ से आया होगा, प्रोडक्ट्स में से आया होगा, प्रोडक्ट्स में से प्राइस का कॉलम आया होगा, और एक क्वांटिटी का कॉलम होगा मेरे पास, जो किस में था, ऑर्डर्स में था। आप समझ रहे कि नहीं? ऑर्डर्स वाला टेबल देखो, ऑर्डर्स वाले टेबल में क्या क्वांटिटी है, लेकिन प्राइस नहीं है। प्राइस कौन से टेबल में था, प्रोडक्ट्स में था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ना फाइनल क्यूरी में भी, क्योंकि सब मर्ज कर लिया मैंने। तो मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स विथ प्रोडक्ट्स विथ कस्टमर्स, सॉरी कस्टमर्स एंड नेक्स्ट क्या, मर्चेंट्स। आपने इस तरह से पूरा यहाँ पे कर दिया, तो इससे बेनिफिट क्या हो गया, आपके पास सारा डेटा आपके पास प्रेजेंट है। ठीक हो गया? अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ, एक काम और करने वाले हैं। इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ अमाउंट कैलकुलेट कर लूँगा, एक कॉलम क्रिएट कर लूँगा। तो आपको पता होगा कस्टम कॉलम हम लोग किए थे इससे पहले, कल के दिन भी। कस्टम कॉलम में जाइए आप और एक कॉलम बना लीजिए आप अमाउंट। ठीक हो गया? और अमाउंट में आप क्या कर लो, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कर लीजिए। ठीक हो गया? ये आपने ओके कर लिया, आपके पास एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसमें क्या आ गया, अमाउंट आ गया। आप चाहो तो यहाँ फॉर्मेट चेंज कर सकते हो इसकी जगह, जैसे आप इसको करेंसी लगा सकते हो, और किसको करेंसी लगा सकते हो आप, करेंसी टाइप आप प्राइस को भी लगा सकते हो आप, तो ये भी आप करेंसी सिंबल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दो क्या हो गया हमारा, करेंसी फॉर्मेट से हो गया। ऐसे ही आप डिस्काउंट का कॉलम भी बना सकते हैं कंडीशन लगा के कि इतना इतना अमाउंट आया तो इतना डिस्काउंट। समझ रहे हैं ना आप? ये समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब ये तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड, आप बहुत बड़े बड़े डेटा सेट को इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट मैं फिर भी सर्च करके बताऊंगा आपको हाउ मेनी रोज मैक्सिमम सपोर्ट कर, लेकिन बड़े डेटा सेट है, स्मूथ काम करते हैं। हाँ, आराम से और एकदम आराम से करेगा। एक्सेल इवन स्लो हो जाएगा, लेकिन पावर क्यूरी स्लो नहीं होता। नहीं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हो गए ना, अगर हमने, देखो ये काम हम प्योर टेबल से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम प्योर टेबल और वी लुकअप से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब रिकॉर्ड्स बढ़ते तो बहुत स्लो हो जाता है एक्सेल, लेकिन पावर क्यूरी स्लो नहीं होगा, पावर क्यूरी फास्ट ही काम करेगा। हाँ, ये आसान हो गया ना, फंक्शन नहीं लगाना पड़ा, प्लस आपकी स्पीड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपके डेटा सोर्स से कनेक्टेड है, तो डेटा सोर्स में अपडेट हुआ, पावर क्यूरी में अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट होगा।
ये बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। दूसरी बात एक और है कि हम यहाँ पे अलग अलग जगह से डेटा ला सकते हैं, ठीक है। एक्सेल की फाइल तो आपके डेस्कटॉप पे है, लेकिन ये जो डेटा है आप एसक्यूएल डेटाबेस से ले लिए, एज्योर से ले लिए, कहीं और से लेकर आ गए, तो ये सब बेनिफिट्स की वजह से पावर क्वेरी बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, यहाँ कॉलम्स तो ले लिए, अब हम इसमें नया काम क्या करने वाले, कुछ एग्रीगेशंस करेंगे। एग्रीगेशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं समरी फाइंड करना चाहता हूँ, क्या समरी, कि सपोज कैटेगरी वाइज सेल्स कितना हुआ मेरा, कौन से कैटेगरी का कितना सेल हुआ, या मैं ऐसा फाइंड करना चाहता हूँ सिटी वाइज सेल्स क्या है मेरे पास, ट्रेंड पता करना है कौन से सिटी से ज़्यादा रेट, या किस मर्चेंट के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, या ऐसा कर सकते हैं एवरेज रेटिंग कौन से प्रोडक्ट की क्या आ रही है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि पेमेंट मेथड वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीआई से कितना पेमेंट रिसीव हुआ, या कैश ऑन डिलीवरी में कितने ऑर्डर्स आए, ये सारी चीज़ों को करने को क्या बोलते हैं हम लोग कहते हैं इसको ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में, सॉरी ट्रांसफॉर्म में नहीं, होम टैब में आ जाएगा ग्रुप बाय, होम टैब में आ जाएगा ऑप्शन क्या, ग्रुप बाय। अब इसके लिए पहला काम आपको क्या करना है, ये जो आपका रिजल्ट आया जिसके ऊपर आपको ग्रुपिंग करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ये वाले को क्या कर लेना आपको, डुप्लीकेट। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जब हम न्यू क्यूरी में जाते तो कंबाइन करके क्या बनती थी, न्यू क्यूरी जनरेट होती थी। लेकिन ग्रुप बाय इस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो इसी को मॉडिफाई कर देगा। तो हम ओरिजिनल सोर्स को यहाँ मेंटेन करना चाहते हैं और अब नया ग्रुप बाय क्यूरीज करना चाहते हैं। अच्छा, ये ग्रुप बाय भी एसक्यूएल में अवेलेबल है, एसक्यूएल में भी हम ग्रुप बाय करते हैं, अभी आप सीखेंगे वो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आप इधर आ गया होम टैब में और ग्रुप बाय फीचर लिए, लेकिन पहले क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक हो गया, डुप्लीकेट करते ही एक नई क्वेरी जनरेट हो गई। मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय सिटी, मैंने कर देता ग्रुप बाय सिटी, ऐसा कर। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि कौन से सिटी से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ग्रुप करके देखो। ठीक हो गया। अब इसको ग्रुप बाय करने के लिए मैं सेलेक्ट किया और यहाँ ऑप्शन क्या लेता हूँ, ग्रुप बाय। जब आप करते हो देखो दो तरह का ग्रुप बाय ऑप्शन है, एक बेसिक है, दूसरा क्या है, एडवांस है। मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर एडवांस भी देखते हैं। अब बेसिक में क्या करेंगे हम लोग, तो किस कॉलम के हिसाब से ग्रुपिंग करना है वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे को सिलेक्ट, मुझको ग्रुपिंग करना है क्या, सिटी के हिसाब से, तो मैंने क्या ले लिया, सिटी। ठीक हो गया। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी सिटी से कितने ऑर्डर्स आ गए, तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक हो गया। और जस्ट क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट कर लेंगे और ओके कर देंगे। जस्ट इतना करेंगे। यहाँ तीसरा कॉलम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम काउंट करें कितनी रोज है, सिटी मुंबई के कितने रोज है, सिटी पुणे के कितने रोज है, सिटी। हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहें, सम करना चाहें और सम ऑफ क्वांटिटी ले लिए तो ये भी हो सकता है। जैसे एक ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल किसी ने कंप्यूटर परचेज किया, अब वन क्वांटिटी में परचेज किया तो क्वांटिटी वन हुआ। लेकिन फिर किसी ने एक बार और कंप्यूटर ऑर्डर किया सिटी पुणे से ही, लेकिन उसने तीन क्वांटिटी में ऑर्डर किया तो क्वांटिटी 1 + 3 4 हो जाएगा। इस तरह से समझ आ रहा है। मैं फिलहाल क्या चाहता हूँ, नहीं मुझको सिर्फ ये करना है कि किस सिटी से कितने बार ऑर्डर किए गए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, काउंट ऑफ ऑर्डर्स नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे दिया, ओके करते ही देखो क्या करेगा, यहाँ एक सिंपल सा रिपोर्ट बना दिया इसने कि सिटी दिल्ली से इतने ऑर्डर है, मुंबई से इतने ऑर्डर है, बेंगलुरु से इतने आ गए। आसान काम हो गया हमारे लिए। ठीक हो गया। अब अगर मैं ऐसे ही ग्रुप करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड वाइज, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ जाके फिर से इसको राइट क्लिक करूँगा मैं और क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करते ही मैं इसका नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय पेमेंट मेथड। ठीक हो गया, एंटर करते हैं ग्रुप बाय पेमेंट मेथड, इस पर अप्लाई करना है। मैं सेलेक्ट करके कहाँ चला गया, ग्रुप बाय में। तो यहाँ मैं ऑर्डर आईडी की जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या, पेमेंट मेथड। किधर गया, ये पेमेंट मेथड। ठीक हो गया। हम करना चाहते हैं सपोज टोटल अमाउंट। ठीक हो गया, किस पेमेंट मेथड से कितना अमाउंट रिसीव हुआ मुझको। काउंट भी कर सकते हैं हम लोग, कौन सा पेमेंट मेथड ज़्यादा चल रहा है वो भी समझ में आएगा।
मैंने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं चाह देता हूँ कि कौन से पेमेंट मेथड से कितना पैसा आया, तो सम किसका करूँगा यहाँ, सम करूँगा किस कॉलम का, जिसमें अमाउंट आया, तो मैं सम किसका करूँगा, अमाउंट कॉलम का। समझ आ रहा है। मैं ओके कर दिया तो यहाँ आगे देखो कि कैश ऑन डिलीवरी से इतना पेमेंट रिसीव हुआ, यूपीआई से इतना हुआ, कार्ड से इतना हुआ। समझा क्या आपको। आप चाहो तो इसके ऊपर फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई करके, क्योंकि ये नंबर्स में आप इसको करेंसी अप्लाई कर सकते हैं। समझा आपको। ये तो क्या था, बेसिक ग्रुपिंग हो गई कि हम एक ही कॉलम को यहाँ एग्रीगेट कर सकते हैं। अब मल्टीपल एग्रीगेशंस कैसे होगा, उसके लिए हम एडवांस यूज़ करते हैं। मैं फिर से राइट क्लिक किया और यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ। अब थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, क्या, फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय, मैं ऐसा लिखता हूँ एडवांस ग्रुप बाय, और यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, एडवांस ग्रुप बाय कैटेगरी। आप सिटी वगैरह पे भी एडवांस ग्रुपिंग कर सकते हो, लेकिन अब ज़रा इसको देखते हैं क्या होता है। मैंने सिलेक्ट किया, ग्रुप बाय क्लिक किया, यहाँ जाके लेते हैं हम लोग एडवांस। एडवांस में ऑप्शंस बढ़ गए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुपिंग के लिए हम सेलेक्ट करेंगे क्या, मैंने कह दिया कैटेगरी, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कैटेगरी। ठीक हो गया। अभी सिंगल लेवल की ग्रुपिंग करें तो मैं और ग्रुपिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ नोट कीजिए आप, एग्रीगेशन में मैं क्या करता हूँ, टोटल ऑर्डर्स, पहला कॉलम क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टोटल ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, किससे, कैटेगरी वाइज। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 ऑर्डर आ गए, ठीक है, अप्रैल से 50 ऑर्डर आ गए, इस तरह से। होम अप्लाइंसेस से 30 ऑर्डर्स आ गए। और एक एग्रीगेशन ऐड कर सकते हैं, सिंपल में ये पॉसिबल नहीं था बेसिक में। अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, टोटल अमाउंट कर लेता हूँ। समझ आ रहा है। अब यहाँ काउंट की जगह क्या हो जाएगा, सम ऑफ हो जाएगा, और यहाँ ले लिया मैंने अमाउंट। ठीक हो गया। और ऐड कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया एवरेज अमाउंट। आप ये एक एग्रीगेशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ फंक्शन लगा दिए एवरेज और अमाउंट कर दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? आप एक काम और कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अमाउंट, और भी जो चाहे आप कर सकते हैं, सारे आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैक्स ले लिया और उसके बाद क्या कर दिया, अमाउंट का मैक्स। अब एक ही पे ना करते हो आप रेटिंग भी ले सकते हो, मैक्सिमम ऑफ रेटिंग और मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। समझ आ रहा है। या आप कर लेते हो डिलीवरी पीरियड, आपने लिया होगा यहाँ पे। समझ रहे कि नहीं। तो ये सब एक तरीके से ग्रुपिंग, मैक्सिमम की बजाय अच्छा ये है कि हम एवरेज डिलीवरी पीरियड ले लिए, एवरेज पीरियड, एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो यहाँ कर लिया आपने एवरेज। समझ आ रहा है आपको ये। तो मैंने यहाँ ले लिया फॉर एग्जांपल डिलीवरी पीरियड की तरफ चला गया। अब ओके करते हैं, देखो क्या होगा, ये मल्टीपल कॉलम्स में डेटा आ गया हमारे पास। तो एक तो आपकी कैटेगरी फिक्स है, इस कैटेगरी से टोटल कितने ऑर्डर हैं। आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग करना है आपको, तो उस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, सपोज अमाउंट वाइज में सॉर्ट कर लेता हूँ, तो मैंने Z2A कर लिया, तो हाईएस्ट अमाउंट ये हो गया, उससे लोएस्ट अमाउंट ये। समझ रहे हैं आपको नहीं। ये क्या था, एडवांस लेवल ऑफ ग्रुपिंग बाय यूजिंग सिंगल ग्रुप कैटेगरी। अब मल्टीपल ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, कि जैसे ठीक है लैपटॉप कैटेगरी है, लेकिन उसने यूपीआई से कितना पेमेंट लिया, और सपोज यूपीआई के अलावा कैश में कितना पेमेंट लिया, मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ ग्रुपिंग हो जाएगी। अभी हमने सिंगल ग्रुपिंग अप्लाई किया था। मैं एक बार इसको वापस से क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, एडवांस ग्रुपिंग बाय सिटी एंड पेमेंट मेथड। ठीक है, मतलब 2 लेवल की ग्रुपिंग कर रहे हैं, पहले सिटी वाइज ग्रुपिंग, और कौन से सिटी में कौन सा पेमेंट मेथड से कितना पेमेंट रिसीव हुआ वैसा चेक करेंगे। ठीक हो गया। ये एंटर दे दिया मैंने। अब इसको मैं करूँगा ग्रुप बाय, एडवांस ग्रुप ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया फॉर एग्जांपल पहले सिटी, फिर ऐड ग्रुपिंग, और यहाँ ले लिया दूसरा मैंने पेमेंट मेथड। ठीक हो गया। और मैं चाहता हूँ क्या, टोटल ऑर्डर्स, और यहाँ पे काउंट कर लेंगे हम लोग, और दूसरा मैं क्या कर देता हूँ, सपोज टोटल अमाउंट, और यहाँ पर काउंट की जगह मैं सम कर लेता हूँ, सम ऑफ अमाउंट। एक ओके करते देखो आप क्या होगा, आप 2 लेवल की ग्रुपिंग हो गई। मैं इसको पहले क्या करता हूँ, सिटी वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ, आपको ये ज़्यादा बेहतर समझेगा, तो मैं यहाँ जाकर सिटी वाइज। ठीक हो गया। अब अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद का 4-5 डेटा है।
अहमदाबाद में कैश ऑन डिलीवरी से क्या आया, अहमदाबाद में नेट बैंकिंग से कितना है, अहमदाबाद में क्रेडिट कार्ड से कितना है। समझ आएगी नहीं? यहाँ 2 लेवल की ग्रुपिंग हो गई। एक क्लियर हुआ आपको ये? तो इस तरह से हमारा जो डेटा है ना, हम देखो कितना अच्छी तरह से समराइज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला और एनी फंक्शन। सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, फार्मूला फंक्शंस आपको याद नहीं रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, फास्ट है ना। और अब हमको लगता है कि ठीक है हमारा काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड करके फिर वापस एक्सेल की शीट में आ जाएंगे, और जो शीट्स हमारे काम की है वो रखेंगे, बाकी को हम रिमूव कर सकते हैं। ये सारे डेटा आपके पास आ गए, देखो ठीक हो गया। अब अगर आपको फ्यूचर में वापस चेंजेस करना है तो फिर से आप जा सकते हो पावर क्वेरी में और फिर से एडिटिंग का काम कर सकते हो आप। समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप डबल क्लिक करेंगे फिर से आ जाएंगे पावर क्वेरी में। तो सर ये जो क्लोज एंड लोड हुआ है उसमें जो ज्वाइन क्वेरी के सिर्फ टेबल आएंगे ना कि नहीं, टेबल सारे टेबल जितने देखो ओरिजिनल टेबल्स है ना, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, ये भी है, प्लस जितनी ज्वाइन क्यूरी है वो भी है, और जितने ग्रुप है सारा सारा है। आप सिर्फ एक मसला हमारे लिए क्या है, हमको रीनेम करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कौन से टेबल में क्या है। हालांकि यहाँ से समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है, समझा आपको ये? तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है। देखो इसके लिए आप एसक्यूएल में बहुत कोड लिखना पड़ेगा हमको, लेकिन पावर क्यूरी ये काम हमारे लिए आसान है। और ये चीज़ पावर बीआई में भी इसने मर्ज कर दिया। तो पावर बीआई क्या हो गया, एक सिंगल टूल हो गया जिसमें अपन डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं और विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं। तो वहाँ हमको ये चीज़ नहीं देखना पड़ेगा पावर बीआई में, वो सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ें करना है। सेम वैसे ही पावर बीआई के अंदर प्रेजेंट है। समझा आपको ये?